आज की जो क्लास है वो हिजामा पर है। अदर नेम्स ऑफ हिजामा, इसके जो मुतरादिफ नाम है वो सिंघिया लगवाना, एनिमल हॉर्न एप्लीकेशन टेक्निक और पचना लगवाना। ये एनिमल हॉर्न एप्लीकेशन टेक्निक जो है ना, पहले ज़माने में वो ज़माने में जो है कप्स नहीं हुआ करते थे, तो हिजामा जो है वो सींग के थ्रू किया करते थे। मतलब जहाँ पे हिजामा करना है वो मुकामी हिजामा पर जो है सींग को लगाते थे, इंसेशंस देते थे और वो उसको सक करते थे, तो उससे ये सिंघिया इसका नाम हुआ है। और दूसरा जो है पचना लगवाना, ये आप लोगों को तो पता है, पचना लगवाना का मतलब इंसेशंस देना, इंसेशंस दे के खून को खारिज कर देना। मीनिंग ऑफ हिजामा, द वर्ड हिजामा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हजाम। हजाम इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स सकिंग। What is hijama? Hijama is one of the type of istifragh. Istifragh means removal of morbid matter from the body. तो हिजामा जो है वो एक टाइप का इस्तिफ्राग है, यानी तदाबीर मुस्तफ़रगा में से एक तदबीर है जिससे जो मॉर्बिड मैटर है यानी फासिद मवाद है उसको बदन से खारिज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ हिजामा, हिजामा की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत सारे सिस्टम्स में हिजामा परफॉर्म किया जाता है और बहुत ज़्यादा पुरानी है इसकी हिस्ट्री। यहाँ पे शॉर्ट हिस्ट्री आपको बता के मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर दे दूँ। तो पहले जो है हिजामा ये 2000 BC से पहले के इसके जो है शवाहिद मिलते, इसका इंफॉर्मेशन वो किसके थ्रू मिलते हैं आपको? मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, पपायर्स के थ्रू और मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू आपको हिजामा के जो शवाहिद है वो ज़माने में किए जाते थे। और ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टाइप पे परफॉर्म होता आया हुआ है। उसमें जो है चाइनीज़ मेडिसिन जो है आज भी राइज है उनमें, और उनमें जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो 2000 BC से पहले से है। चाइनीज़ मेडिसिन में हिजामा जो है 2000 BC से पहले से किया जा रहा है। और तिब्बी यूनानी में जो हिस्ट्री है तो सबसे पहले जो मिलने वाली हिस्ट्री है वो बुखरात की है, जो फादर ऑफ मेडिसिन है। तो उसका इरा जो है ना वो 400 BC है। उसकी एक किताब है हिजामा एंड फस्द। तो वो हिजामा एंड फस्द में जो है वो हिजामा का जिक्र कर रहा है और उसमें जो है इंटरनल और एक्सट्रक्चरल डिसीजेस में वो हिजामा किया करता था। अब उसमें इंटरनल जो डिसीजेस है उसमें जैसे कि हेडेक है, इंडाइजेशन है और लॉस ऑफ एपेटाइट है और बहुत सारे अमराज हैं जो इंटरनल है, उसमें हिजामा परफॉर्म किया करता था। और जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चरल डिसीजेस है उसमें जैसे वर्म है, वर्म के मवाद को बैरूनी बदन से ज़ेरी बदन से बैरूनी बदन की तरफ लाने के लिए वो हिजामा किया करता था। तो अब जो है हिंदुस्तान में ये जो हिजामा हुआ है और वो हिजामा NCSM अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तिब्बी यूनानी में इसको एज ए सिलेबस शामिल किया गया है। अब हमारे दौर में जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत हिजामा को इस वजह से मिली हुई है क्योंकि इसका जिक्र जो है ना इस्लाम में, अभी जो ज़्यादा मकबूलियत अब के ज़माने में जो मिली हुई है हिजामा को, तो बहुत सारे अहादीस इसके बारे में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन पर हिजामा करवाया और सहाबाए किराम को भी उसकी तरगीब दी कि आप भी हिजामा करवाएं। अब उसकी दलील जो है बहुत सारे अहदीस की किताबें हैं, जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है और बहुत सारे अहदीस की किताबें मौजूद हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजामा करवाया और फिर सहाबाए किराम को इसकी तरगीब दी कि आप हिजामा के ज़रिए इलाज किया करें। टाइप्स ऑफ हिजामा, बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ हिजामा। हिजामा बिला शर्त, दूसरा है हिजामा माउ शर्त। हिजामा बिला शर्त उसको कहते हैं जो बग़ैर पचने के हिजामा किया जाए, जिसको ड्राई कपिंग कहते हैं। अब ये जो ड्राई कपिंग है उसके भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे हिजामा बिन नार है और मसाज कपिंग है, ये ड्राई कपिंग के फॉर्म है। ठीक है, तो अब उसमें होता क्या है, तो ये इसको देख लो आप, ड्राई कपिंग। तो इसमें पहले जो है कप लिया जाता, लेने के बाद आप जो है एक कॉटन लेके उसको उसमें स्प्रिट थोड़ा बहुत लगा लेते, फोर्सेप
की मदद से आप उसको होल्ड कर लेते। करने के बाद कप जो है उसको उसमें फायर में ये करके सीधा बदन पे लगाते, वहाँ की एयर जो है आउट होने की वजह से वो सक कर लेता। देख लो इसको, ये कैसे है। ये जो परफॉर्म किया हुआ हूँ ये सिखा रहा था मैं एक मसाजिस्ट को, जो बीदर में जॉब था ना मेरा, तो वहाँ पे जो मसाजिस्ट था उसको हिजामा नहीं आता था, हिजामा बिन्नार, वो असल में था आयुर्वेदा का। तो जैसे ही मैं पेशेंट को लिख के देता था कि दलक और हिजामा बिन्नार आपको करना है, तो वो 2-3 बार तो मना कर दिया कि मेरे को आता नहीं। तो फिर मेरे को उसको सिखाना पड़ा कि ये किया किस तरह से जाता। तो ये देखो, ये जो कर रहे हैं ना, ये मसाज कपिंग है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाती। ये जो दूसरा है ये भी देख लो आप। तो इसके हिजामा, ये जो बिला शर्त है, उसके थोड़े फ़ायदे भी हैं। उसमें सबसे पहला जो फ़ायदा है वो हिमालय मवाद है। जैसे कसरत हैज़ में ज़ेरे पिस्तान जो हिजामा किया जाता है, हिजामा बिन नार, ये हिमालय मवाद की वजह से किया जाता। और जो है बहुत सारे दर्दों में, जैसे बहुत ज़्यादा नाफ़े है ये रीही दर्दों में, असबी दर्दों में, इरखुन्निसा में और डिस्मिनूरिया में। अब इसको करने का जो एक मेथड है, जो ये दर्दों में आप कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे अज़ू में जो अपने तबई मकाम को छोड़ा हुआ है, उसको फिर वापस लौटाने के लिए भी आप हिजामा बिलाशुर्त इसमें नाफ़े है। अब इसको कैसे करना है आपको, जैसे अब फतक है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें जो है अज़ू जो है अपने तबई मुकाम को छोड़ के टल जाता। तो उसको फिर वापस लाने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए उस अज़ू को, उस ऑर्गन को, तो आप सिटिंग में जो है हिजामा बिन नार करें, उससे बहुत अच्छे नताइज आपको मिलते हैं। जैसे अब पेशेंट आया हुआ है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, तो आप जो है ना उसको दलक के साथ हिजामा बिन नार 14 डेज़ 7 डेज़, और साथ में यूनानी मेडिसिन देना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो दर्द को कम करने के लिए। और जहाँ पे भी हिजामा का जो जिक्र है क्लासिकल टेक्स्ट में, सिर्फ हिजामा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि हिजामा जो है ना वो एक तदबीर है, ये सिर्फ दूसरी तदबीर के साथ मिलाई जाती। जैसे अब आर्थोपेडिक पेशेंट्स देखते हैं आप, आर्थोपेडिशियंस क्या करते, उसको फिर फिजियोथेरेपी की तरफ भेज देते, क्योंकि उससे रिजल्ट जल्दी मिल जाए आपको। तो ये वैसी ही थेरेपी है। ये जो तदाबीर मुस्तफ़रिगा है, ये तमाम तदाबीर मुस्तफ़रिगा जब आप क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ने के बाद आपको मेडिसिन के साथ ये तदाबीर करने की तरगीब दी गई। सिर्फ हिजामा नहीं किया जाता। जहाँ पे भी आप माइग्रेन में कर लो या इरखुन्निसा में कर लो, कहीं पे भी कर लो, मेडिसिन के साथ आपको हिजामा परफॉर्म करना है। अब ये जो दूसरा टाइप है इसका हिजामा का, वो है हिजामा माउथ शर्त। ये सेम है ड्राई कपिंग के, लेकिन इसमें जो है एक फ़र्क ये है कि इंसिशंस दे के खून को खारिज किया जाता है। व्हाट आर द कंडीशंस दैट वैलिडेट हिजामा। हिजामा कैसे लोगों में किया जाए। अभी तदाबीर मुस्तफ़रिगा का एक ही उसूल है कि अखलात अपने मिक़दार में अगर ज़्यादा हो जाए, यानी वो गैर तबई तौर पर बदन में बढ़ जाए, तो उनको बदन से निकालने के लिए जो है तदाबीर मुस्तफ़रिगा अपनाई जाती। तो हिजामा जो है वो एक तदाबीर मुस्तफ़रिगा है। बहुत सारे तदाबीर जो है इस्तिफ़राक़ के हैं, उनमें से एक जो है एक तदबीर है। अगर किसी पेशेंट में ऐसी कंडीशन हो कि जब आप फस्द उसमें मना हो, उसमें ना कर पाते हो, तो तब उसके अल्टरनेट के बजाय ये दिया गया कि आप हिजामा उस पर अप्लाई कर सकते। तो जिनमें मॉर्बिड मैटर अगर ज़्यादा हो, गैर तबई अखलात या फासिद मवाद ज़्यादा हो, तो वैसे पेशेंट में हिजामा आप कर सकते। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर हिजामा। अब हिजामा के जो शराइत हैं वही हैं जो तदाबीर मुस्तफ़रिगा के हैं, जो 10 तदाबीर मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि मरीज़ का मिजाज बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, और मौसम का जो मिजाज है या मुल्क का जो मिजाज है, ये जो तमाम तदाबीर मुस्तफ़रिगा के जो शराइत हैं वो तमाम शराइत
हिजामा पे भी अप्लाई हो जाते, उनमें वो ना किया जाए। अब उसके अलावा जो है अब के लिहाज से आपको हिजामा करने से पहले जो टेस्ट करवाना है वो ब्लड टेस्ट में सीटी है, बीटी है, एचबी % है एंड ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। HIV भी करा सकते हैं और हेपेटाइटिस बी भी करा सकते हैं। अब इसमें ये जो टेस्ट कराना है, ये सीटी बीटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपको पता नहीं है कि पेशेंट को पहले से कौन सा मर्ज़ है। अगर समझो कि वो पेशेंट को हीमोफीलिया हुआ है तो आप जब इंसिशंस दे देते तो खून नहीं रुकता, तो इमरजेंसी कंडीशन हो सकती, ठीक है। और एक चीज़ भी हो सकती, अगर पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जिससे ब्लड पतला हो रहा हो, जैसे ब्लड थिनर्स, वारफेरिन है, एस्पिरिन है, हेपेरिन है, अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो आपको इसमें जो है ना पहले तो हिजामा ना करें, अगर कर रहे हों तो आप बड़ी एहतियात के साथ करें। सीटी बीटी कराने से ये मालूम होता आप लोगों को। फिर ये जो HB % है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट एनीमिक है तो आप हिजामा नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही खून कम है उसमें। फिर आप अगर हिजामा कर रहे हैं तो और ज़्यादा खून की कमी हो जाती है और क़ुव्वतों की भी कमी हो जाती, तो पेशेंट जो है और ज़्यादा मरीज़ हो जाता, ठीक है। और ये जो अगर डायबिटिक है पेशेंट तो ब्लड ग्लूकोज उसका लेवल ज़रूर चेक कर लें, अगर बहुत ज़्यादा है तो एहतियात बरतना ज़रूरी है इसमें। लेकिन ब्लड ग्लूकोज में आप हिजामा कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। ऐसा नहीं है कि आप इंसिशंस डीप ना दें, बल्कि सुपरफिशियल दे के अगर मवाद को बहुत ज़्यादा निकालना है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें से मवाद निकालना है, तो आप लाइट इंसिशंस लगा के आप डायबिटिक पेशेंट में हिजामा कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट हो तो। अभी ये जो है ना, हिजामा करने से पहले खाली पेट हिजामा ना करें और ना भर पेट करें। बहुत ज़्यादा खाने के फ़ौरन बाद जो है हिजामा ना करें। हिजामा तब करें जब खाना हज़म हो रहा हो। अब वो कैसे मालूम हो? 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्फा हो दोनों के बीच में, हिजामा और खाने के बीच में, ठीक है। अब इसी तरह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हार, ये तो बताया गया है कि बहुत ज़्यादा हार हो या बारिद मिजाज का हो तो उसमें हिजामा ना करें। अभी और एक चीज़ है इसमें, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा लागर हो या बहुत ज़्यादा फरबा हो तो उनमें हिजामा ना करें। अगर पेशेंट लागर हो तो समझ में आता कि उसके अंदर पहले से वो कमज़ोर है, आप हिजामा नहीं कर सकते, कमज़ोरी उसकी बढ़ सकती। अब ये फरबा शख्स में हिजामा नहीं करना इस वजह से है क्योंकि जो फरबा शख्स होते हैं उनका मिजाज जो है बारिद होता, तो बारिद मिजाज की वजह से उनके अंदर जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा गलीज़ होता है, तो वो हिजामा के ज़रिए बाहर निकलने वाला नहीं है। तो आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मतलब 2 पेशेंट ले सकते हैं आप जिसका BMI जो है ना, एक पेशेंट का 18.5 से 24 BMI तक है, ठीक है। दूसरा जो है ना, उनका BMI जो है 30 के ऊपर है, मतलब वो ओबेस है। तो दोनों पेशेंट को वही वक्त में बुला के एक ही प्लेस पे, उसको अगर बैक पे कर रहे हैं तो उसको भी बैक पे कर रहे हैं आप, और सेम नंबर का कप ले रहे हैं और इंसिशंस भी सेम दे रहे, तो जो हेल्दी है ना 18.5 टू 24 तक जिसका BMI है उसमें ब्लड ज़्यादा निकलेगा, इसमें नहीं के बराबर। क्यों? क्योंकि उसका खून जो है बहुत ज़्यादा गलीज़ है। तो फरबा शख्स में आपको इस वजह से नहीं करना है। ओबेसिटी में बहुत सारे लोग जो है ना ओबेसिटी में हिजामा करते हैं, ओबेसिटी को कम करने के लिए, तो उनमें उसके दूसरे है तदाबीर। आप उसमें जो है ना रियाजत करें, हमाम करें, मेडिसिन दें, तो ओबेसिटी उससे ख़त्म हो सकती है। हिजामा के 10 सिटिंग कर लो आप, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उसमें, ठीक है। और हर हिजामा जो पेशेंट है, हिजामा जब कर रहे हैं आप, तो ये इसका ख्याल ज़रूर रखें कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो हर पेशेंट के लिए नए हों। वो स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टरलाइज्ड होंगे भी नहीं, क्योंकि फाइबर कप है, आप उसको स्टरलाइज कर ही नहीं पाते, मेल्ट हो जाते वो, ठीक है। व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन आफ्टर हिजामा? आप हिजामा कर लिए हुए हैं, करने के बाद जो है क्या क्या तदाबीर अपनाई जाए? सबसे पहले जो है ना उसको थोड़ी देर आराम कराएं पेशेंट को। उसके बाद जो है
उसको तजवीज़ कर दें ग़िज़ाए लतीफ़, गलीज़ ग़िज़ाओं से थोड़े दिन परहेज़ कराएं। फिर अगर हिजामा करने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करने दें, क्योंकि अगर हिजामा करने के फ़ौरन बाद अगर वो गुस्ल किया हुआ करने के लिए चला जाए तो उसके जो इंसिशंस है वो ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी व इलाहक हो रही है हिजामा के बाद तो कोई मशरूबात उसको आप तजवीज़ कर सकते हैं। और हिजामा करने के बाद जो है ऐसे तदाबीर जिसमें तहल्लुल ज़्यादा होता हो तो उससे मना करें, जैसे रियाज़त है या लेबरस वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा जिसमें मवाद तहलील होते हैं, उसके लिए उसको 1 या 2 दिन के लिए मना कर दें, उसके बाद आप उसको रूटीन में ला सकते हैं। ऑन विच डेट कपिंग शुड बी डन, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है कि हिजामा जो है बेस्ट डेट कौन सा है हिजामा करने का। तो इसमें तमाम अतिब्बा का इत्तेफाक है कि हिजामा जो है ना चाँद की 15 तारीख़ के बाद की जाए, ना चाँद की शुरू की तारीख़ों में किया जाए, ना चाँद के माह की आखिरी तारीख़ों में किया जाए। देखो इसके पीछे अतिब्बा रीज़न भी देखे कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो चाँद है ना, चाँद का इफ़ेक्ट होता है ज़मीन पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बॉडीज़ पर। तो एक वर्ड है मद्दो जज़र, मद कहते हैं पानी के सतह के ऊपर बढ़ जाने को, जज़र कहते हैं वो पानी की सतह जो है ना वो नीचे आने को। अब ये जो चाँद है ना, चाँद की एक नूरानियत रहती, वो नूरानियत की जो है ना वो एक कशिश पाई जाती, वो नूरानियत में एक कशिश होती, वो कशिश का असर जो है ना ज़मीन पर भी होता, एनिमल्स पे भी होता, ह्यूमन बॉडीज़ पर भी होता, और जो समंदर में रहने वाला जो है जो पानी उस पर भी होता। जैसे आप देखते जो समंदर के साहिल पर जो लोग रहते हैं ना, तो रात में देखते वो जो है थोड़ा दूर चले जाते क्योंकि पानी की सतह जो है ना वो बढ़ जाती है। उसके बाद सुबह में जो है ना वो पानी अपने मुकाम पे लौट आता, फिर वो लोग वापस आ जाते। तो जब चाँद का इफ़ेक्ट, जब उसकी नूरानियत की जो कशिश है वो समंदर के पानी पे हो सकती है, और आप 14वीं चाँद के जो कशिश है वो एनिमल्स में भी देख सकते हैं। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल करके देख सकते, बहुत सारे पेपर्स इस पे रिसर्च पेपर्स जो है ना आपको मिल जाते हैं कि मून इफ़ेक्ट ऑन अर्थ, मून इफ़ेक्ट ऑन सी, मून इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, मून इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। एक नूरानियत की जो कशिश रहती, ये तमाम चीज़ों पे उसका असर रहता। तो अतिब्बा का ये मानना था कि 14वीं चाँद की जो 14वीं तारीख़ है तब तक जो है अखलात में हिजान नहीं होता। तो जब 15वीं तारीख़ आ जाती तो बदन में जो है ना जो अखलात हैं उनमें हिजान हो जाता। तो तब आप अगर हिजामा कर रहे तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये जो अखलात है ना हमारे बदन में तो वो भी रतब और सयाल मादे, जो समंदर का पानी है वो भी रतब है, सयाल है। जब उसके ऊपर असर होने वाला है तो हमारे अंदर, ये एनिमल्स के अंदर जो रुतूबतें हैं उनमें ज़रूर उसका इफ़ेक्ट पाया जाता। तो इस लिहाज से बेहतर है कि आप जो है ना ख़मर की जो चाँद का जो महीना है उसके बीच की तारीख़ों में हिजामा करें, ये अतिब्बा का मानना है। अब उसी ज़िमन में जो है ना एक बहुत ज़्यादा मशहूर हदीस है जो सही है, हसन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर किसी को हिजामा करवाना है तो वो चाँद की 17, 19 और 21 तारीख़ में हिजामा करवाएं, वो बेस्ट है। और ये जो हदीस जो मैं यहाँ पे कोट किया हुआ हूँ वो सही है, हसन है और अबू दाऊद की है। ठीक है, ये यहाँ पे ये हदीस का जिक्र करना इस वजह से है क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना ये मिलती जुलती हैं। एक तो अतिब्बा जो है ना दरमियानी महीने में करने के लिए कहा है क़मर की, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जिक्र किया है कि आपको जो है दरमियानी मंथ में इस तरह से आपको हिजामा करना है, ये बेस्ट है। गैप बिटवीन वन हिजामा सिटिंग टू अनदर हिजामा सिटिंग। अभी देखो हिजामा अगर आपको किसी मर्ज़ में करना हो तो
उसके दरमियान का, दो हिजामा के दरमियान का वक्फा कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता मर्ज़ पे और मर्ज़ की नौइयत पे और तबीब के इल्म पे कि उसके अंदर फासिद मवाद कितने हैं और किस तरह से उस मिक़दार को तदरीजन निकाला जाए। मतलब वो हो सकता 15 डेज़ के हिसाब से या 1 मंथ के हिसाब से। जैसे कि बाज़ अमराज में जो है आप हिजामा 15 डेज़ के वक्फे से कर सकते हैं और उसी तरह से 1 मंथ का वक्फा भी रख सकते हैं। जैसे कि आप ओलिगोमेनोरिया है, क़िल्लत तम्स है, तो उसमें जो है ना आप बहुत सारे मुदीर हैज़ दवाएं दे के इमाला मवाद करने के लिए मंथली सिटिंग कर सकते हैं। वो आगे मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता किस पे, मर्ज़ की नौइयत पे और तबीब के इल्म पे कि वो वक्फा कितना रखे। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हिजामा, हिजामा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए अब के दौर के हिसाब से वो है स्टेराइल ग्लव्स है, सर्जिकल ब्लेड है, स्प्रिट है, कॉटन है, कपिंग सेट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, फटकड़ी बिरिया का पाउडर। ये फटकड़ी बिरिया का पाउडर तो आप लोगों को पहले ही मालूम है कि ये जो है हाबिसुद्दम है और दाफ़े ताफ़ुन है। अगर आपसे इंसेशन ज़्यादा लग गए हैं या आप प्रोसीजर करने के बाद वो खून को आप रोकना चाह रहे हों तो फटकड़ी बिरिया का पाउडर आप उस पर छिड़क के उसकी पट्टी कर देंगे तो वो ब्लड जो है रुक जाता, ठीक है। प्रोसीजर्स ऑफ कपिंग, हिजामा किस तरह परफॉर्म किया जाए ये जानना ज़रूरी है ना आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है ना आप पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद किस मर्ज़ पे, किस मरीज़ में किस मुकाम पे हिजामा करना है वो प्लेस आप सेलेक्ट करने के बाद अगर वहाँ पे हेयर है तो हेयर्स है तो आप उसको रिमूव करते ताकि वो कप जो है ना वो फिक्स हो जाए वहाँ पे। अगर वहाँ पे हेयर्स है तो वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो वैक्यूम क्रिएट नहीं करता वहाँ पे, तो वो सक नहीं करता। तो वहाँ के बाल जो है आप रिमूव करने के बाद जो है आप उसको स्प्रिट से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद आप जो है पहले कप लगा रहे हैं, 3 से 5 मिनट कप लगाने के बाद उसका मकसद ये रहता है कि वहाँ पे जो मवाद जिस अज़ू से आप निकाल रहे हैं मुकाम से, तो वहाँ पे सरफेस ऑफ द स्किन पे वो मवाद ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए, वो एक निशान बन जाता। निशान बनने के बाद आप उसमें जो है 1 to 2 सेंटीमीटर पैरेलल जो है इंसिशंस दे देते और अवे फ्रॉम द प्रोमिनेंट वेन, जो ये की पॉइंट है ना, इंसिशन शुड बी पैरेलल स्मॉल 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग अवे फ्रॉम द प्रोमिनेंट वेन। जो प्रोमिनेंट वेन है उसको बचते हुए आप इंसिशंस देना है। अगर वो हिस्से में वो कप के जो निशान है अगर उसमें प्रोमिनेंट वेन है तो वो वेन को नहीं इंसाइज करना है आपको, ठीक है। इसको देख लो आप, ये एक वीडियो है, ये आप देख रहे हैं, इसमें इंसिशंस कैसे हैं 1 to 2 सेंटीमीटर है। पहले इसको कप लगाया गया है 3 to 5 मिनट्स, उसके बाद वो कप रिमूव करने के बाद आपको देखो वो वहाँ पे है कुछ, तो उसको बचते हुए इंसिशंस दिया गया है। फिर आप रिकप करने के बाद फिर उसको वैक्यूम उसमें क्रिएट करने के बाद जो ब्लड है, जो इंसिशंस आप लगाए हुए हैं उससे वो निकलना शुरू हो जाता, ठीक है। और जब भी आप इंसिशंस दे रहे तो पेशेंट को एक बार बताना ज़रूरी है कि ये इंसिशंस दे रहा हूँ, अचानक ना करें वो, क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल रहता, ठीक है। तो आप बता दें कि ये हिस्से पे मैं इंसिशंस दे रहा हूँ। और ये जो इंसिशंस देना है इसके जो नंबर है ना, कहीं भी किताबों में अतिब्बा जो है ना इसका जिक्र नहीं करके है कि इतने ही इंसिशंस दिए जाएं, मतलब कि आपको 12 ही इंसिशंस देना है, 16 ही इंसिशंस देना है, वैसा नहीं है। आपके इल्म के हिसाब से आप वो इंसिशंस दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंसिशंस ना दे। वो सिर्फ जो है ना डर्मिस कट हो जाए जिल्द की, क्योंकि हिजामा में जो खून निकल रहा है वो जो है रगों की शाखों से निकलता, बड़ी रग से नहीं निकलता, ठीक है। और ये जो टेक्निक है, अब पेशेंट जो है ना बेड पे है तो अब उसमें जो है वो कप में खून आया हुआ है, तो आपको जो है एक घेरा बनाना है कॉटन का, बना के आपको वो कप जो है ना अच्छे से उसको निकालना है। निकालने के बाद जो ब्लड है उसको उसके समेत उसके अंदर आपको
वो कप के अंदर ही इंटर करना है। करने के बाद वो सफाई से, आप देख रहे हो वो कितनी सफाई से निकला हुआ मुंह में, है ना। अभी वो हिजामा हो गया, होने के बाद वो रेस्ट हुए कर लिए, करने के बाद उसमें जो है आप फिटकड़ी बिरिया हुआ ये सब आप छिड़क के उसको मरहम पट्टी करके थोड़ी देर तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसका प्लाज्मा हुआ ऊट होने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा इंसेशंस लग गए हैं फिर भी ब्लीडिंग हो रही तो तब आपको फिटकड़ी इस्तेमाल करना है। अभी देखो ये हिजामा जो है ना, तो बाज़ किताबों में लिखा गया है कि अगर पिंडलियों की आप हिजामा कर रहे हों तो आप 30 बार तक उस ब्लड को सक कर सकते हैं। मतलब पहले के इसमें सक करना एक अलग चीज़ थी, अब आप लगा के छोड़े हुए हैं तो वो उसके कायम मुकाम हो गया है ना, तो आप क्लॉट हुए तक ब्लड को छोड़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अभी इसके अंदर मवाद है तो आप दूसरी दफ़ा भी उसको करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हिजामा अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि हिजामा का मैकेनिज्म क्या है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। कि तिब्बे यूनानी में जो अमराज हैं वो 3 तरह से बयान किए गए हैं, आप लोगों को पता है। सोए मिजाज है, सोए तरकीब है और तफर्रुक़ इत्तिसाल है। अगर सोए तरकीब या तफर्रुक़ इत्तिसाल हो तो जराहत के ज़रिए आप काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते है ना। अब सोए मिजाज है तो उसका इलाज ये है कि इलाज भी ज़िद करें। तो अगर सोए मिजाज मादी हो, ठीक है, तो वो मादी का जो इलाज है यानी वो मिक़दार में अगर अखलात बढ़े हुए हों तो वो अखलात को कम करने के लिए जो है ना 2 उसूल बयान किए गए हैं। एक तो वो बढ़ा हुआ जो मवाद है उसको बदन से खारिज किया जाए, दूसरा जो है ना उस मवाद को फिर पैदा ना होने दिया जाए, इसकी गर्ज से आप ग़िज़ाओं में तसर्रुफ़ कर सकते हैं। तो ये जो बढ़ी हुई मिक़दार है उसको आप बदन से जो निकाल रहे हैं यही है तदाबीर मुस्तफ़रिग़ा। तो हिजामा क्या है? एक तदबीर है तदाबीर मुस्तफ़रिग़ा में से एक। तो अगर दमवी अमराज हुए हैं या दम का गलबा हुआ है या कसरत दम है यानी दम की मिक़दार बढ़ी हुई है तो अतिब्बा जो है बेसिकली 2 तदाबीर मुस्तफ़रिग़ा अपनाते। पहला जो है फ़स्द है, दूसरा जो है हिजामा है। अगर फ़स्द किसी वजह से ममनू हो जाए उस मरीज़ में, ज़ौफ़ के वजह से हो सकता, या हिजामा या फ़स्द का वो तहम्मुल नहीं कर पाता तो हो सकता। तो अगर ज़रूरी हो गया कि उसमें से आपको थोड़ा खून खारिज करना हो तो ये अल्टरनेट थेरेपी के तौर पे दिया गया हिजामा। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं हिजामा के। एक तो ये फ़ायदा है कि इसमें जो है ना ख़ुआ बहुत कम तहलील होते हैं बनिस्बत किसके? फ़स्द के, ठीक है। दूसरा जो है ना इसमें से जो मवाद निकल रहा है वो जो है चौहते हज़म का फुजला है। ये जो मवाद निकलते हैं कसरत खून भी निकलता और वो फुजला निकलता जो चौहते हज़म का फुजला है, हज़म उज़वी का फुजला, ठीक है। अब ये हज़म उज़वी का फुजला किस तरह से निकलता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना। शेख जो है ना बदन में जो है 2 रुतूबतों का जिक्र करके है, एक रुतूबत उला, दूसरा रुतूबत सानिया। रुतूबत उला तो आप लोगों को मालूम है दम बलगम सौदा सफ़रा, यही अखलात अरबा है। रुतूबत सानिया क्या है? रुतूबत सानिया जो है ना रुतूबत उला की बदली हुई शक्ल है, यानी जो अखलात हैं वो रिस्क के उरूख से रिस्क के किसी मखसूस अज़ू की तरफ आ जाए। क्यों आए? उसको ग़िज़ा फराहम करने के लिए, वो उसके मुशाबा होने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है 4 रुतूबतें बयान करके हैं, रुतूबत महसूरा, रुतूबत तलिया, रुतूबत क़रीब बाइनिक़ाद, रुतूबत मनविया। अब ये जो रुतूबत महसूरा है ये रगों से रिस्क के उस अज़ू मखसूस की तरफ आ जाती, आने के बाद उसको घेर लेती, इसहार कर लेती, ठीक है। अब जो दूसरी रुतूबत है रुतूबत तलिया, ये क्या है? शबनम के मानिंद उस अज़ू पे बैठी हुई रहती, जैसे ही ग़िज़ा की कमी हो जाए वो ग़िज़ा प्रोवाइड कर देती, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती। अगर काम करने की वजह से उस अज़ू में खुश्की आ जाए तो उसमें वो तरीबी पहुंचा देती। अब ये जो तीसरी रुतूबत है क़रीब बा इनेक़ाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों को। ये क़रीब बा इनेक़ाद ये जो रुतूबत है ये ऐसी रुतूबत है जो अज़ू के मुशाबा होने वाली है, मतलब वो क़रीब क़रीब है, उसका रंग और मिजाज उस अज़ू के मिजाज के लिहाज से और उसका रंग उस अज़ू के लिहाज से हो जाता,
लेकिन सिर्फ कमी रहती ख़िवाम की। जैसे ही अगर तबई नुज़्ज उसके अंदर हो जाए तो वो जो अज़ू है उसके मुशाबा हो जाता है, यानी वो उस अज़ू की तरह बन जाता। तो अब ये होता ये है इसमें ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जब ये जो क़ुव्वत मुशब्बिहा जब उस पर काम करते रहती तो उसको तशाबो देते रहती तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। तो ये जो अगर वो फुजलात वहीं पे रह जाए तो फिर वो उसके मुशाबा नहीं हो सकती, फिर वो अमराज की शक्ल इख्तियार कर सकती। तो हिजामा के ज़रिए इस फुजले को भी खारिज किया जाता और जो कसरत दम है उसको भी खारिज किया जाता। इसका मतलब ये है कि हिजामा जो है ना ऐसे मादों को भी खारिज करता जो जिससे मर्ज हुआ है, और वो तहफ़्फ़ुज़ वो तक़द्दुम का ये भी करता कि अगर मर्ज होने वाला है तो उससे पहले उस मादे को आप बदन से खारिज कर सकते। ये इसके फ़ायदे हैं और इसका ये मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज़्म है तिब्बी यूनानी का, बहुत सारे सिस्टम है जिसमें हिजामा किया जाता पहले से, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये हिजामा ये जो कॉन्सेप्ट था वो यूनानी का है। ठीक है, चौथे हज़म का फुजला जो है इससे खारिज होने वाला है। तो अब चाइनीज़ मेडिसिन है, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाइबिलियन तिब्ब है उसमें उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, सौरिकपा है उनमें भी हिजामा किया जाता, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदा में भी किया जाता, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो आजकल हैं ना, वो लोग जो आम सा समझ में आए, वो एक कॉन्सेप्ट इसमें हिजामा में कि वो किस तरह से काम करता है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखे हैं। वो है क्या? एनी डिसीज विल occur due to some reasons like poor blood supply, presence of any pathogens or hormonal imbalance. This procedure increases blood supply to the nervous system, increase natural immunity and carry hormones and enzymes for required organ. अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आप अगर कोई दर्द है तो समझो कि वहाँ पे पैथोजेंस है ना। दर्द का मतलब हम लोग मवाद बोलते हैं, मॉडर्न में पैथोजेंस हो सकते हैं, या कंजेशन हो सकता दर्द का रीज़न। तो जब आप वहाँ पे कपिंग कर देते, करने के बाद वो जो पैथोजेंस है पहले तो वो ब्लड के थ्रू वहाँ से निकल आते, निकलने के बाद थोड़े दिन बाद जो है ना वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। आरबीसी के साथ जो है डब्ल्यूबीसी भी आना शुरू हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी आप लोगों को मालूम है फाइटिंग एजेंट्स है जो पैथोजेंस को जो है ना वो इंगॉल्व करना शुरू कर देते। तो इस तरह से ये डिसीज़ क्यूर होती। ये एक बहुत सारे थेरीज़ हैं हिजामा के, मॉडर्न थेरीज़, उसमें से ये एक थेरी है जो ईजीली समझ में आ जाती कि कंजेशन को वो किस तरह रिमूव करता अगर पेन है या पैथोजेंस है। और एक सिस्टम है इसमें नियोवैस्कुलराइजेशन का, कि नियोवैस्कुलराइजेशन होने की वजह से वहाँ पे जो है सर्कुलेशन ज़्यादा होता। तो सर्कुलेशन जब ज़्यादा होता तो वहाँ पे जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं और वहाँ पे डब्ल्यूबीसी वो आना शुरू हो जाते, मैक्रोफेजस वो आना शुरू हो जाते। अगर वहाँ पे पैथोजेंस वो किसी भी टाइप के है तो वो इसको इंगॉल्व करते। उस तरह से ये जो है ना इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता और दर्द को भी ख़त्म करता। कंजेशन ज़्यादा होने की वजह से वो कंजेशन अगर है तो वो रिमूव हो गया तो पेन कम हो जाता। ठीक है। इन विच डिसीज कपिंग इज मोर बेनिफिशियल, ये इसकी आप फोटो ले सकते हैं। ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कुल्ली हैं, जुज़वी नहीं है। मतलब कुल्लियात की जो किताबों में दिए गए हैं ये इतने पॉइंट्स हैं और वो उसके इंडिकेशंस हैं कि ये पॉइंट्स में, ये कंडीशन में आपको ये पॉइंट्स पे आपको हिजामा करना है। ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेक्स्ट है। मतलब जो मौलिजात की किताबें हैं बहुत सारे अमराज उसमें, अमराज में हिजामा पर्टिकुलर एरिया में करने का जिक्र आपको मिलता। तो उसमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े जो अमराज हैं जिसमें अक्सर जो है आपको नताइज अच्छे मिल जाते। अगर आप जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेक्स्ट वो हिजामा करें, उनके शराइत को पूरा करें, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप जो है बराबर से उस पेशेंट पे अपनाएं उसूलन, और जिस मर्ज़ में आपको करना हो
उस मर्ज़ में दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट पे करना है और ये मेडिसिन देनी है, यूनानी मेडिसिन, तो अगर आप कर रहे हो तो अक्सर तो ये अमराज में आपको जो है नताइज मिल जाते, बिल्कुल मिल जाते। ठीक है, अब थोड़े एग्जाम्पल है इसको किया कैसे जाए। एक ये जो है ना हिजामा सुन्ना पॉइंट्स, एक चीज़ ज़्यादा मशहूर है जो आप लोग बाहर निकलने के बाद यहाँ से आप लोगों को पूछी जा सकती है कि हिजामा के सुन्ना पॉइंट्स क्या हैं। तो ये हैं हदीस के हिसाब से जो है ना, तो ये बस इतने ही पॉइंट्स हैं हिजामा के। इसका मतलब ये नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हिजामा के जो सुन्ना पॉइंट्स हैं ना, तो बाज़ लोग कन्फ्यूजन की वजह से सुन्ना पॉइंट्स जो है ना पूरे लगा देते। तो बदन पे अगर ये पूरे सुन्ना पॉइंट्स लगा रहे हों तो 9 to 11 पॉइंट्स हो जाते, ये बहुत ज़्यादा है। तो जब आप सल्लम जब हिजामा करके हैं, जब आप हदीस पढ़ेंगे तो अलग अलग मुकामात पे अलग अलग वक्त में हिजामा किया गया है। ये उनकी आप सल्लम की पूरी ज़िंदगी में कि जब आपको तकलीफ़ होती थी तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आप सर में दर्द है तो सर में हिजामा लगाए हुए हैं और नाक में दवा डलवाए हैं, ये बुखारी की हदीस है। तो सिर्फ वही पॉइंट पे हिजामा हुआ है। बाद में फिर जो हिजामा के ये जो अकहल के जो है ना अपर बैक पे, ये फिर दूसरे टाइम में दूसरे मुकाम पे किया गया है। ये मतलब ये पूरे पॉइंट्स एक साथ नहीं लगाए गए हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता, क्योंकि पेशेंट आने के बाद आप हिजामा के नाम पे सुन्ना के नाम पे जो है ना पूरे पॉइंट्स लगा देते, ये नहीं है ऐसे। एक पॉइंट भी आप लगा रहे तो काफ़ी है। और हाजिर हकीम की यही अलामत है कि आप एक पॉइंट से वही फ़ायदे हासिल कर सकते जो है ना जो नाइल्म है वो 10 पॉइंट लगाने के बाद भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इल्म जो है ना आपको बता देता कि मवाद यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, 10-12 कप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये थोड़े एग्जाम्पल है कि हिजामा किस तरह से किया जाए, तो आप लोग समझो। अब एक माइग्रेन का पेशेंट है, ठीक है, तो माइग्रेन के पेशेंट में आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ रहे, पढ़ने के बाद जो है ना उसमें दिया गया है कि हिजामा जो है ना आप काफ मसल पे लगाएं। ठीक है, और जब भी आप माइग्रेन के इसमें जब हिजामा काफ मसल पे लगाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दवाएं दी गई हैं, वो नुस्ख़ेजात जो है ना सिंगल मुफर्रद ड्रग्स दिए गए हैं, यहाँ पे मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जो मुरक्कब हैं, ये आसानी से फराहम हो जाती है आपको, आप किसी भी मर्ज़ में जो है ना। अब ये माइग्रेन है, माइग्रेन में आप काफ मसल पे हिजामा करवाने के बाद ये मेडिसिन आप दे रहे इत्रफिल ज़मानी, हब्बे शिफा, जवारिश अनाराइन आर, जवारिश तमर हिंद और रोगन कद्दू और रोगन काहू। तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता तो उस वजह से आप लोकलाइज जो है ना रोगनियात आप उसको लगाने के लिए कह देते, और फिर ये मेडिसिन जो है ना आप उसको दे रहे, तो इसमें जल्द से जल्द उसको जो है ना रिजल्ट मिल जाता। इसी तरह से सयाटिका है, तो सयाटिक पेन में जो है बहुत ज़्यादा रेंगड़ी का दर्द है, सयाटिक इसमें ये है, तो इसमें जो हिजामा आप कर रहे हैं पहले तो बैक में कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना इस पे ग्लूटियल रीजन पे कर रहे हैं आप, उसके बाद थाई पे कर रहे हैं, उसके बाद काफ मसल पे कर रहे हैं। तो ये फैशन होना चाहिए आपका कप्स लगाने का। और उसके साथ जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, बहुत सारे मुफर्रद ड्रग दिए हुए हैं इसमें, आप पिछली क्लासेस में मैं सयाटिका के इसमें बयान भी करके हूँ। तो ये मुरक्कब हैं हब्बे अज़राक़ी और हब्बे आसाब। अगर उसको समझो कि कॉन्स्टिपेशन है तो कोई भी एक इत्रफिल मुलय्यनात अब दे सकते रात में। माजून फ़लासफ़ा और माजून चोपचीनी, हब्बे इरखुन्निसा, करंजवा एंड फिलफिल सियाह का पाउडर आप दे सकते, कोई भी एक रोगन एप्लीकेशन के लिए दे सकते। तो इसमें हिजामा जो है ना आप सिटिंग में कर सकते जब तक वो मवाद ना निकले, मतलब सिटिंग के हिसाब से आप 15 दिन में भी कर सकते या तो महीने में एक बार कर सकते, 3 सिटिंग या 4 सिटिंग अब उसके दर्द के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि गायनाकोलॉजिकल डिसीजेस में हिजामा का जो है ना वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि ओलिगोमेनोरिया है, क़िल्लत तम्स, या सेकेंडरी एमिन्यूरिया है, या पीसीओडी है। तो अगर हैज़ की क़िल्लत हो तो पहले तो ये डायग्नोस करें कि ये किस वजह से। अगर खून की कमी है तो आपको हिजामा नहीं करना है, उसमें आपको क्या देना है, शरबत फौलाद, खून जो बढ़ने वाले हैं वैसे मेडिसिन आपको देना है, हिजामा नहीं करना है। अगर वो बुरूदत की वजह से हो,
ठीक है। तो उसमें जो है आपको हिजामा जो करना है ना, उसका एक जो है ना तरीक़ा है, एक तरतीब है उसकी कि इमाला मवाद आप कब करें। ठीक है। तो जैसे ही आपको पेशेंट जो है क़िल्लत तम्स का मिला हुआ है, होने के बाद आप जो है ना उसमें मेडिसिन जो दे रहे, जो शानदार मुदिर हैज़, वो किसके साथ दे रहे? शरबत वजूरी मोतदिल 40 ml सुबह में नहार पेट दे रहे आप 2 टाइम। ठीक है। फिर माजुन दबिदुल वर्द सुबह शाम दे रहे, शरबत अक्संतीन 20 ml दे रहे। उसके बाद हब्बे मुदिर 3 टाइम, वो किसके साथ दे रहे आप? अरखे बादियान के साथ। और शरबत ये भी दे सकते हैं मुदिर हैज़, या शरबत हब्बे मुदिर भी दे सकते हैं, या शरबत मुदिर हैज़ भी दे सकते हैं। वो किसके साथ देना है आपको? अरखे बादियान के साथ। तो उसके बाद आपको जो है ना ये मेडिसिन आप पेशेंट को दिए हुए हैं, आपको हिजामा कब करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डेट से 21 या 22 को आपको वो पेशेंट को बुलाना है। बुलाने के बाद आपको जो है ना हिजामा ये मुकामात पे करना है ज़ेरे बदन। ठीक है। ताकि इमाला हो जाए वो मवाद का। वो इमाला होने के बाद जो है 28 डेज़ या 30 डेज़ में जो है ना उसको हैज़ जारी हो जाता। और ये जो है आप एक सिटिंग नहीं करना है, महीने के हिसाब से जो है ना 1 सिटिंग 2 सिटिंग, जब तक उनका रेगुलर नहीं होता 6 सिटिंग्स भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है। डज हिजामा हैव एनी साइड इफेक्ट? अभी ये इंपॉर्टेंट है ना कि सभी लोगों का मानना ये है कि नेचुरल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, साइड इफ़ेक्ट हो नहीं सकते। सभी लोग यही बोलते हैं, लोगों के अंदर ये जो है ना कॉन्सेप्ट है कि हर्बल मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो मेडिसिन है उसका इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। अगर वो तदबीर है, अगर उसका इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इफ़ेक्ट हो साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस लिहाज से आप लोगों को समझना चाहिए कि हिजामा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट क्लासिकल टेक्स्ट में भी लिखे हैं। जैसे गुद्दी पे जो हिजामा करना है ऑक्सीपिट पे, तो अगर आप तशख़ीस सही से नहीं करके हैं और जिस पेशेंट में वो करना था आप दूसरे पेशेंट में करे हुए हैं दूसरे कंडीशन में, तो उसकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। ये हिजामा का साइड इफ़ेक्ट क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप जब भी कोई दवा दे रहे या कोई तदबीर कर रहे तो उससे 3 तरह के नताइज जो है ना आपको हासिल होते। एक जो है हतमी नतीजा, दूसरा जो है अक्सर ही नतीजा, तीसरा जो है ना इत्तेफाक़ी नतीजा। ये जो हतमी नतीजा है ना इसको बोलते अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट ये चीज़ होती ही होती। जैसे अब कोई जो है ना एक मुतय्यन मुद्दत तक आग में हाथ रख दे तो क्या होगा? हाथ जलेगा ही जलेगा। ये क्या है? अब्सोल्यूट चीज़ है ये। अब इसी तरह से अगर कोई बारिद रतब मिजाज का शख्स है, बारिद रतब मौसम में बारिद रतब ग़िज़ाएँ एक मुद्दत तक खाए तो उसको नज़ला ज़ुकाम होना ही होना है। ये क्या है? हतमी बात है। ये अब्सोल्यूट होगी ये एक मुद्दत तक अगर वो कर दे। ठीक है। तो अगर आप अच्छी नॉलेज के साथ वो नॉलेज को अप्लाई कर रहे हों तो आपको नताइज मिल जाते अब्सोल्यूट। ठीक है। अब हिजामा जो है ना ये एक टेक्निक है, फ़न है, जैसे सर्जरी है, डेंचर बनाना है। इसमें आप परफेक्ट कब होते? जब आपको इल्म हो उसका और वो इल्म को आप सही तरीक़े से अप्लाई कर दें तो तब जो है आपको नतीजा मिलता हतमी और अक्सर ही। अक्सर ही नतीजा क्या है? अक्सर ही नतीजा समझो कि इस मिसाल से अगर कोई जो है ना बाइक चलाने सीख गया है तो आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि वो कभी ना कभी वो कभी नहीं गिरेगा। वो गिरेगा, उसका एक्सीडेंट भी होगा। कब? जब वो जो सीखने के जो उसके उसूल थे उसको भूल जाए, वो गलत तरीक़े से बाइक चलाए तो वो गिर भी सकता, उसका एक्सीडेंट हो भी सकता। अगर आप हिजामा सीख लिए हुए हैं या कोई टेक्निक सीखे हुए हैं, अगर उसके उसूल और उसका इल्म सही तरीक़े से आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको नतीजा नहीं मिल सकता। अक्सर ही ये जो चीज़ है उससे हासिल होने वाली नहीं है। तो अगर आप इल्म हिजामा का
और क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से जो दवाएं उसमें तजवीज़ की गई हुई हैं, वो दवाओं के साथ, वो पॉइंट्स के साथ, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के साथ, इंडिकेशंस के साथ अगर आप ये तरतीब कर रहे हों तो हतमी और अक्सर ही आपको नतीजा मिल जाता। तीसरी जो किस्म है ना, जो आज बहुत ज़्यादा राइज है, वो है इत्तेफाक़ी। जो हिजामा सेंटर से जो है ना, वो इत्तेफाक़ी नतीजा है, मिल गया तो मिल गया नतीजा। 1000 पेशेंट में से एक पेशेंट को ठीक हो गया, लेकिन वो जो ठीक हो गया ना, उसका रीज़न नहीं दे सकते वो, ये कैसे हुआ है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, ये नहीं बयान कर सकते। जैसे अब कैंसर में हिजामा करना, हाइपोथायरॉयडिज्म में हिजामा करना, ओबेसिटी में हिजामा करना, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें हिजामा करना, ऐसे ऐसे डिसीजेस में करना जिनका जिक्र जो है ना क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज़ में जो है ना हिजामा बजिद करना, हिजामा ही करना। क्यों कर रहे हैं आप? उसके दूसरे भी तदाबीर हैं, दूसरे भी दवाएं हैं जो क्लासिकल टेक्स्ट में दी गई हैं, वो अपनाएं। सिर्फ हिजामा आप एक पेपर, रिसर्च पेपर आप नहीं दिखा सकते जिसमें जो है ना कैंसर में हिजामा, सिर्फ हिजामा, एडजॉइंट ट्रीटमेंट नहीं, उसको कीमोथेरेपी वही नहीं दिया गया है, सिर्फ हिजामा करके उसको क्यूर किया गया। आप एक पेपर नहीं दिखा सकते, एक। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। अगर इसमें आपको किसी को रिजल्ट मिल रहा है, वो प्रोपेगेंडा करते फिर रहा है, तो ये जो नतीजा है वो इत्तेफाक़ी है, उसके पीछे का मैकेनिज़्म वो भी बयान नहीं कर सकता। तो हिजामा के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। बास टाइम जब आप हिजामा करने के बाद जो है ना, अगर हेड पे हिजामा किए हुए हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद जो है ना कानों में गर्मी महसूस हो सकती है पेशेंट को, तो वो इस वजह से रहता है कि मवाद जो है ना अभी बहुत ज़्यादा सर के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो गर्मी हो सकती है, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बास टाइम जो है ना पेशेंट को गशी आ सकती, वो गशी इस वजह से होती कि आप जो है ना वो सफ़रे के लिए मुस्तैद था, तो आप उसमें, जैसे कि फर्स्ट में बयान किया मैं कि सफ़रा जो है ना वो उसका इसबाब होता मैदे पे, तो उस वजह से गशी आ सकती या मतली आ सकती। तो वैसे पेशेंट को जो है ना आप डायग्नोस करना है, करने के बाद हिजामा करने से पहले जो है ना शरबत अनाराइन तुर्श आप उसको पिला के हिजामा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। तो कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो।